तो गाइस पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने फाइनली महादेव के दर्शन कर लिए थे। और भाई दर्शन हम लोगों के इतने ज़्यादा अच्छे रहे ना कि महादेव को देखते ही हमारी आंखों से आंसू आ गए थे। और आंसू क्यों आए थे वो मुझे नहीं पता। तो भाई मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग एक बार केदारनाथ ज़रूर जाना, क्योंकि वीडियो में देखकर आप लोग उस चीज़ को नहीं समझ सकते। जब आप केदारनाथ धाम के सामने होंगे और महादेव आपके सामने होंगे ना, उस फीलिंग को इस दुनिया की कोई भी फीलिंग मैच नहीं कर सकती। तो बस यही सब फीलिंग को लिए हुए और बहुत सारी अच्छी अच्छी यादों को लिए हुए आज हमारी ट्रिप का था लास्ट डे और अब हमें जाना था अपने घर। तो वैसे तो केदारनाथ से वापस जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि एक चीज़ की शुरुआत करने के लिए दूसरी चीज़ को ख़त्म ज़रूर करना पड़ता है। तो अभी हम लोग कर रहे हैं अपनी बाइक पे पैकिंग, उसके बाद हम निकलेंगे वापस अपने घर के लिए। और ये जो यादें हैं ना ज़िंदगी भर हमारे अंदर रहेगी। तो प्लीज़ एक बार केदारनाथ ज़रूर जाना। हर हर महादेव। टाइम हो गया 1:30 बजे निकल गए। तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो हम लोग पहुँचे हैं 3 बजे रात को। 1:30 बजे तो भाई जब इंसान थका होता है ना तो उसका दिमाग नहीं चलता। और यही हुआ, मैं तेरे से ना व्लॉग करे जा रहा हूँ। मैंने बहुत सारी बातें बता दी, लेकिन देखा तो भाई माइक ही नहीं लगा हुआ था। तो अब वो सारी बातें मैं फिर से रिपीट करता हूँ। 1 मिनट पहले इसको क्लियर करते हैं, फिर आपसे करते हैं दोबारा से बातें। मैं बता रहा था कि एक तो सोनप्रयाग जाते वक्त ना रास्ते बहुत ख़राब है, मतलब बने हुए नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा टूटे फूटे रास्ते मिलेंगे, तो बहुत टाइम लग जाता है डिस्टेंस कवर करने में। अरे भैया कैसे चला रहा है ये, क्या हो गया इसे। हाँ तो रास्ते व्यूज़ बहुत बढ़िया हैं, लेकिन रास्ते इतने अच्छे नहीं हैं। तो आपको बहुत काफ़ी आगे तक ऐसे रास्ते मिलेंगे, तो जिस पे काफ़ी टाइम लग जाता है कवर करने में। तो भाई अगर आप लोग, आज मैं आपको एक रियलिटी बताने वाला हूँ जो बहुत सारे लोग ना मोस्टली व्लॉगर्स नहीं बताते हैं। और मैं आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं करूँगा, मैं जो रियलिटी है वही बताऊँगा, ताकि आप लोग अगर आओ तो मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके आओ। कि सबसे पहली चीज़ कि भाई केदारनाथ का जो ट्रैक है ना भाई वो बहुत ज़्यादा टफ़ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा टफ़ है। हम लोग भी उसे कंपेयर कर रहे थे माता वैष्णो देवी के ट्रैक से, लेकिन भाई उससे 4 गुना, मतलब जितना टफ़ माता वैष्णो देवी का ट्रैक है ना उससे 4 गुना टफ़ है ये। हमारी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी जब हम चढ़ाई कर रहे थे, तो उस टाइम में लास्ट के कुछ किलोमीटर्स हमको बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि बहुत स्टीप, मतलब 45 डिग्री के अराउंड स्टीप, 45 डिग्री का एंगल जो था ना उसके अराउंड स्टीप था। आप लोग शायद ट्रस्ट नहीं करोगे, बट आप जब आओगे ना आप खुद देखना, बहुत ज़्यादा स्टीप है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है चढ़ने में। और उसके अलावा जब हम कल उतर रहे थे भाई, उतरते टाइम ना हमारी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि लास्ट के 4-5 किलोमीटर्स हमारे पैर उठ नहीं रहे थे आगे बढ़ने के लिए। और इतनी ज़्यादा मतलब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, बिकॉज़ वो ऐसा रास्ता है कि ना आप रुक सकते, ना आप आगे जा सकते, ना पीछे जा सकते। और हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन था घोड़ों का, लेकिन भाई घोड़े ना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। हम लोगों ने अपनी आँखों से देखा है, घोड़े इतनी तेज़ चलते हैं ना, हमने अपनी आंखों से देखा है घोड़ों को फिसलते हुए। और घोड़े फिसल गए पूरे ट्रैक पे, घोड़े चलते चलते फिसल गया और गिरते गिरते कुछ लोग गिरते गिरते बचे हैं। और भाई एक बंदा था जो घोड़े से जा रहा था, और वो घोड़ा ना बीमार था, तो उसके घोड़े के उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन वो घोड़ा बीमार था और वो स्टिल उससे काम करवा रहा था। तो रास्ते में क्या हुआ कि घोड़े का पैर फिसला और घोड़े के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी अपने आप को संभालने की, और घोड़ा गिर गया। तो जो सवारी उस पर बैठी थी उसका सर फट गया और घोड़ा 4-5 पलटी खाकर गिरा और घोड़े की वहीं पर डेथ हो गई। मैंने आपको अपने पहले जिस ब्लॉग में हम चढ़ाई कर रहे थे ना, उस ब्लॉग में आपको दिखाया भी है। उसमें मुझे स्टोरी पता नहीं थी, लेकिन जब मैं पहुंचा वहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ लोग मिले थे हमें, कुछ फ्रेंड्स बने थे हमारे पंजाब के। उन्होंने बताया कि वो घोड़ा ऐसे मरा था। तो भाई वो सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करूँगा भाई घोड़े पे जाने के लिए। मतलब आप पैदल चल लो, आप चाहे 12 घंटे की जगह 24 घंटे लगा दो, लेकिन घोड़े से जाना अपनी जान को खतरे में डालने जितना खतरनाक है। एंड इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी कि हम लोग नहीं
समझ आ रहे थे कि क्या करें, क्योंकि ना आगे जा सकते ना पीछे जा सकते। बट हम लोग जैसे तैसे हिम्मत कर करके हम लोग जैसे तैसे पहुंच गए। और उसके बाद जब हमको होटल मिला ना और जब हम लेटे और सोए, तो भाई उसके बाद हमारी आँख सुबह ही खुली है। थैंकफुली हम लोगों ने पेन किलर ले लिया था, तो पैरों का जो पेन था वो हमारा सही हो गया रात में। मतलब होता ना कि पेन की वजह से नींद नहीं आती, तो वो सब प्रॉब्लम हमको नहीं हुई। तो भाई बस मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग केदारनाथ आ रहे हो ना, तो अपने आप को मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके आना, क्योंकि ये वीडियोस में जितना इजी दिखता है ना, उससे शायद 100 टाइम्स टफ है। कुछ अधूरा, आज सुबह से ना एक भी चाय नहीं पी है, तो कुछ अधूरा सा लग रहा है। तो भाई चाय पीनी पड़ेगी। अरे यार बहुत जाम लग रहा है यहाँ पे। वो देखो सामने यार, सीरियसली यार, दिस इज डैम ऑसम, डैम ब्यूटीफुल मैन। भाई साहब क्या लोकेशन है, मज़ा आ रहा है सच में। तो देखो ये पहाड़ देखो कितने सूखे से, और सामने वाले पहाड़ देखो, भाई मज़ा आ गया। तो ये जो हमारे बगल में चल रही है, मतलब सॉरी, हम जिसके बगल में चल रहे हैं, ये है अलकनंदा रिवर। तो मैंने सोचा कि आपको बता दिया जाए। और ये भाई गोली की तरफ भगा रहा हो भाई साहब, इतना कॉन्फिडेंस लोग लाते कहाँ से। चलो बाकी नज़ारे ये हैं। टाइम हो गया है 6 और हम चल रहे हैं, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। तो ये है धारी देवी टेम्पल। अब ये टेंपल स्पेशल क्यों है, क्योंकि इस टेंपल का ना बहुत बड़ा हाथ था, बहुत बड़ा असर था, बहुत बड़ा इम्पैक्ट था केदारनाथ की 2013 वाली आपदा में। अब आप बोलोगे कैसे, कि इस मंदिर से क्या लेने देना। एक्चुअली हो गया था कि यहाँ पर ना एक प्रोजेक्ट चालू करने वाले थे। तो यहाँ पे जो माता की मूर्ति है उसको वहाँ से हटा दिया गया था। मतलब ये वो प्रोजेक्ट बनाने के लिए ना, वो मंदिर में से वो मूर्ति को हटा दिया गया था। और जैसे ही वो मूर्ति हटी थी, उसके 3-4 घंटे बाद केदारनाथ में ना वो बाढ़ आ गई थी और वो आपदा आ गई थी। तो इसलिए मानते हैं कि यहाँ से जो मूर्ति हटाई गई थी, उसका केदारनाथ की आपदा में बहुत बड़ा हाथ था, और इसी वजह से वहाँ पर वो सब हुआ था। तो इसीलिए यहाँ पर लोग आते हैं, मत्था टेकते हैं इस मंदिर की, इसीलिए बहुत मान्यता है। तुम कुछ कहना चाहोगी? बाकी एक और बहुत बड़ी मान्यता है कि यहाँ की जो मूर्ति है ना, माता की मूर्ति, वो 3 रूप लेती है। दिन के टाइम में कन्या रूप, दोपहर के टाइम में युवा रूप, और रात के टाइम में वृद्धा रूप। मतलब एक दिन में 3 रूप माता की मूर्ति चेंज करती है। दिन में कन्या, दोपहर को युवा, और रात में वृद्धा रूप। तो ये यहाँ की मान्यता है। और यही है मंदिर जहाँ से 16 जून को माता की मूर्ति को हटा दिया गया था। और 16 जून 5 बजे माता की मूर्ति को हटा दिया गया था, और उसके कुछ घंटे बाद ही केदारनाथ में वो आपदा आ गई थी। अभी हम रास्ते में एक जगह रुके हैं चाय पीने के लिए, और हमें यहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल अंकल जी मिले हैं जो आ रहे हैं कहीं से। उनकी स्टोरी आप अंकल जी
की स्टोरी आप खुद सुनो उनसे। मेरा था जी मतलब 12:30 बजे और ये दिल्ली से हर ऋषिकेश पहुँच गया मैं 6 बजे। अच्छा रात वहाँ रुका, सुबह 5 बजे चला और फिर गोविंद धाम पहुँचा। अच्छा गोविंद धाम में फिर वहाँ रात रुके, फिर वहाँ पैदल यात्रा है। पैदल यात्रा करके फिर 6 किलोमीटर फिर आगे ऊपर गए, फिर सीधा पैदल आए हैं। अच्छा। रात फिर रुके वहाँ गोविंद धाम, उसके बाद सुबह कुछ से ही फिर नीचे ऋषिकेश अपनी गोविंद धाम आ गए, गोविंद घाट अच्छा। पहुँच गए। अब दिल्ली के लिए रवाना मतलब तो आप दिल्ली से अकेले स्कूटी पे खुद आए हो हाँ जी खुद आए। हेमकुंड साहब हाँ जी दर्शन करने के दर्शन लिए। करने। और अंकल जी आपकी एज? मेरी उम्र 65 साल। 65 इयर्स। अकेले आने के लिए, क्योंकि मेरे को याद है 2 साल पहले मैं भी केदारनाथ स्कूटी के लिए निकला था, स्कूटी पे अकेला था। अच्छा जी। तो अकेले आने के लिए हिम्मत चाहिए, मतलब बंदा बहुत सोचता है। तो आपको मतलब कैसे लगा कि मुझे जाना चाहिए? बस मेरा मन ऐसा कर रहा था, मैं पिछले साल आया नहीं, मैंने कहा उन्हें जाने जो मर्जी हो जाए, कुछ भी हो जाए मैं जाऊँगा। आप बता रहे थे कि दोस्त थे आपके? हाँ वो तो कहते ना नहीं जाऊँ जान। फिर बाद में जो वाइफ हमारी गुजर गई थी, 8 साल हो गए, तो इसीलिए मैं अकेला था। मैंने कहा चल यार बाबा के दर्शन करते हैं, अब आखिरी टाइम है, चलो उसी को तो याद करें। आपको देख के हमको सच में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम तो जैसे आ रहे थे थोड़ा थके फील कर रहे थे, और आपको देख के लगा कि नहीं यार हम तो फिर भी सच मैं सच में मुझे अंकल जी को देख के ना मुझे एनर्जी आ गई मेरे अंदर। आधी उम्र क्या इतना थके हुए थे, आपको देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे को पता है कि स्कूटी से आना दिल्ली से कितना मुश्किल है, और अकेले आना तो बहुत बड़ी बात है। और बेटा मैं अभी मेरे काम करता काम मेरा अभी भी मैं काम करता हूँ, अभी भी मैं चल रहा हूँ इस 25 को तुम्हारे को। चलो अंकल जी मेरे घर के पास ही रहते हैं, मतलब कोइंसिडेंटली देखो कि कहाँ से कहाँ घूम रहे थे, वो अलग जगह गए थे, हम अलग जगह थे, और सेम जगह रहते हैं, मतलब आसपास ही रहते हैं, पास में ही है इनके। चलो बहुत अगर बढ़िया, मिलना चाहे मिल सकता हूँ, बिल्कुल। कोई भी काम अगर हो लकड़ी का बताना। आपका नंबर अंकल जी का नंबर ज़रूर लेना है। लेंगे, और बाकी हमारी कोई निश्चित आपके साथ है, कोई बात नहीं, आप अच्छे से जाओ, अच्छे से रहो, और कोई बात नहीं बेटा, मालिक आपकी यात्रा भी सफल कर। ठीक है। नंबर लेना जरूर मेरा। हाँ जी हाँ जी नंबर। भाई गाड़ी की क्या हालत हुई पड़ी है, ख़त्म है पूरी ख़त्म। इको तो भाई इट्स 9:30 और हम लोग पहुँचे ऋषिकेश तक पहुँचने में सोचो सोनप्रयाग से ऋषिकेश 8 घंटे लगे, जिसमें हमने 2 ब्रेक लिए हैं, एक चाय का ब्रेक और एक खाने का ब्रेक। अब यहाँ से जो अपना घर है वो बचा है अराउंड 230 किलोमीटर्स। तो ऋषिकेश को क्रॉस करके हरिद्वार में रुक के कुछ खाएंगे, देन वी विल हेड बैक टू आवर होम। अरे हाँ, मैं एक चीज़ तो आप लोगों को बताना भूल ही गया कि पहले हम लोगों ने डिसाइड किया था ऋषिकेश हम लोग स्टे करेंगे आज, लेकिन ऑनेस्टली बताऊँ तो इतनी ज़्यादा थकावट हुई नहीं है, और बॉडी तो खैर कल की थकी हुई है, बट राइडिंग में इतनी ज़्यादा थकावट नहीं हुई है। और 240 किलोमीटर्स बचा है, जो मैक्सिमम मेरे अकॉर्डिंग 6 घंटे में हो जाएगा। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग सीधा घर ही पहुँचेंगे, मीन्स दिल्ली। हम लोग सीधा दिल्ली निकलेंगे और घर जाके आराम से अपने बिस्तर पे सो जाएंगे और मस्त आराम करेंगे क्योंकि यार अब ना बेड की याद आ रही है, क्योंकि अपने बेड पे जो नींद आती है ना वो कहीं भी नहीं आती है। तो जहाँ इतना मरे हैं वहाँ 6 घंटे और मर लेंगे, लेकिन जाके सोएंगे अपने ही बेड पे। तो अभी हरिद्वार रुकेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर निकलेंगे आगे।